नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के टीयर 3 और टीयर 4 के लिए जीके जीएस का तीसरा क्लास है और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बेमेल को चुनें। पहला है गोरचीन शिखर अरुणाचल प्रदेश, तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ तेलंगाना में, तो ये गलत है। किस प्रकार से गलत है? तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वहाँ पर एक पर्वतीय घाट बनता है और इस पर्वतीय घाट को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार जो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों में है। तो नीलगिरी पर्वत शिखर जो दिया है तेलंगाना, इस प्रकार से आपका गलत होता है। नंदा देवी की अगर बात करें तो नंदा देवी उत्तराखंड में, ये भी सही है। और खारदुंगला दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ये भी आपका सही है। तो सही आंसर होता है आपका बी कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वह तेलंगाना में नहीं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। गोरचीन शिखर की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो गोरचीन शिखर जो है यह हिमालय का हिस्सा है और यह असम हिमालय के अंतर्गत आता है। गोरचीन शिखर जो है यह असम हिमालय के अंतर्गत आता है और इसका विस्तार 3 राज्यों में है, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम। इन 3 राज्यों में इसका विस्तार आता है। नीलगिरी जो है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों में समशीतोष्ण वनों को 16 घास का मैदान कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 16 घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? तो 16 घास का मैदान जो होता है वह पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। या तो आप ये कह सकते हैं कि 16 घास का मैदान जो होता है नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी की पहाड़ियों में पाया जाता है। और यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। समशीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं आपके नीलगिरी वाले क्षेत्रों में। नंदा देवी जो है यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की जो है यह 23वीं, भारत की दूसरी और विश्व की जो है 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है उच्च तुंगता वाले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड में स्थित है। और जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि खारदुंगला दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे झील के प्रकार दिए गए हैं और झील दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपका दिया गया है कि अनूप झील। तो आपका पहला अनूप झील जो होते हैं इन्हें हम लोग लैगून झीलों के नाम से भी जानते हैं। तो अष्टमुदी एक प्रकार का लैगून झील है, यानी कि अनूप झील है। दूसरा दिया है आपका भूस्खलन। तो असम के असम राज्य में स्थित है आपका गोहन, एक प्रकार का झील है। ठीक है, तो गोहन जो है यह आपका किस प्रकार जो है आपका भूस्खलन के द्वारा जो निर्मित झील होता है। ठीक है, यह आपका गोहन है। तो दूसरे का होगा आपका सी। और गोहन कहाँ पे स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। तीसरा दिया है आपका टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक से निर्मित जो झील है वह भीमताल झील है। ठीक है, तो तीसरे का हो जाएगा ए। और चौथा दिया है ज्वालामुखी पहाड़ी मुख। तो जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित लोनार झील है वह एक प्रकार का ज्वालामुखी से निर्मित झील है। तो आपका भीमताल, भीमताल कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। अष्टमुदी जो है यह केरल में स्थित है। गोहन जो है यह असम में स्थित है। और लोनार जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और ये आपके झील रहे और उनके प्रकार रहे। अगला क्वेश्चन है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? राजस्थान में, मणिपुर में, महाराष्ट्र में या अरुणाचल प्रदेश में? तो लोकटक झील जो है जो तैरते हुए झीलों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर जो है भारत के उत्तर पूर्व में पड़ता है। 7 सिस्टर्स हैं और 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं उसी में से आपका एक मणिपुर है। और मणिपुर के लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर में। कैबुल लामजाओ किस झील पर है? तो लोकटक झील पर। या लोकटक झील जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। और लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा, लोकटक झील को मणिपुर का जीवन रेखा कहा जाता है। और साथ ही साथ लोकटक झील पे तैरते हुए जो छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो लोकटक झील पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, स्थानीय भाषा में उन्हें फुमडी के नाम से जाना जाता है।
स्थानीय भाषा में उन द्वीपों को फुमडी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर होता है आपका बी, और बाकी सारे आपके लोकटक झील के बारे में एग्जाम्पल रहा, बाकी सारे आपके एक्सप्लेन रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। तो यहाँ पर देखते हैं अन्नपूर्णा की अगर बात किया जाए तो अन्नपूर्णा जो पर्वत चोटी है यह नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा जो है नेपाल में स्थित है। और अन्नपूर्णा की अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8078 मीटर है। दूसरा है आपका मकालू। तो मकालू जो है यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। तीसरा है आपका कामेत। कामेत जो है यह भारत में उत्तराखंड में स्थित है और कामेत की जो ऊंचाई है यह है 7756 मीटर है। और चौथा है आपका नामचा बर्मा। तो नामचा बर्मा जो है यह चीन कह सकते हैं या तिब्बत कह सकते हैं, चीन में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है नामचा बर्मा की यह 7782 मीटर है। तो यहाँ पूछा गया कि भारत में स्थित कौन सा है, तो कामेत है। तो सही आंसर होता है सी कि कामेत जो है यह भारत में स्थित एक पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है बिहार में, महाराष्ट्र में, असम में या केरल में। तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वह बरौनी है। बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में है, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में। असम में है डिगबोई और नुनमती, नुनमती और डिगबोई, ये असम में है। केरल में कोई तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि नुनमती जो तेल शोधक कारखाना है वह असम राज्य में स्थित है। अन्य फैक्ट की अगर बात किया जाए कि भारत का जो पहला तेल शोधक कारखाना था वह डिगबोई में स्थापित किया गया था। असम के डिगबोई में साल 1901 में स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है, तो जामनगर है। जामनगर तेल शोधक कारखाना भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है और इसे किसकी देखरेख में है, तो जामनगर जो तेल शोधक कारखाना है इसकी देखरेख कौन करता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज करता है। और नुनमती का देखरेख कौन करता है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो होता है वह नुनमती का देखरेख करता है। अब यहाँ पे अन्य इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट की बात की जाए कि सर्वप्रथम आधुनिक तरह के तेल के खुदाई के लिए पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो साल 1859 में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, तो आधुनिक तरह के तेल शोधक कारखानों की खुदाई की शुरुआत कहाँ पे सबसे पहले की गई थी, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1859 में की गई थी। अगला, तिलहन के उत्पाद में वृद्धि का कारण क्या है, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति या भूरी क्रांति। तो तिलहन के उत्पाद में वृद्धि का जो कारण है वह पीली क्रांति है। तो सही आंसर होता है बी। श्वेत क्रांति किसके उत्पाद में वृद्धि के लिए था, तो दूध के उत्पाद में वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति चलाया गया था। इसका अन्य नाम आता है ऑपरेशन फ्लड। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। तो मत्स्य के उत्पादन में वृद्धि के लिए नीली क्रांति चलाया गया था और उर्वरकों में वृद्धि के लिए भूरी क्रांति को चलाया गया था। उर्वरकों में वृद्धि के लिए भूरी क्रांति को चलाया गया था। तो ये सारे इसके अन्य फैक्टर हैं। साथ ही साथ अगर दालों की बात की जाए तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में गरीबों का दूध किसे कहा जाता है, तो दालों को गरीबों का दूध कहा जाता है। और खाद्य पदार्थों में भारत सबसे अधिक किस चीज़ का आयात करता है, ठीक है, आयात करता है न कि निर्यात। तो खाद्य पदार्थों में भारत सबसे अधिक जो होता है वह खाद्य तेलों का आयात करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक किस चीज़ का आयात करता है, तो खाद्य तेलों का सबसे अधिक आयात करता है। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय की गारो पहाड़ी निम्न में से किस फसल के उत्पाद के लिए जानी जाती है। तो आप लोगों ने मेघालय पठार के बारे में सुना होगा। तो मेघालय पठार के अंतर्गत कुल 5 पहाड़ियां आती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मेकिर और रेगमा। तो गारो, खासी, जयंतिया जो है यह जो है मेघालय राज्य के अंतर्गत आती हैं। वहाँ की जनजातियाँ भी हैं।
मिकिर और रेगमा असम राज्य के अंतर्गत आती हैं और ये सब के सब मेघालय पठार के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होगा विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है चेरापूंजी, तो वह चेरापूंजी किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? तो आपका खासी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। चेरापूंजी खासी पहाड़ के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि मतलब कि गारो पहाड़ी किस फसल के लिए जानी जाती है? तो गारो पहाड़ी जो होता है यह संतरा के उत्पादन के लिए काफ़ी अधिक फेमस है। संतरा के उत्पादन के लिए काफ़ी अधिक फेमस है। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ के कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर होता है आपका ए कि गारो पहाड़ी जो है वह संतरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पे हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का ये ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो अगर मुख्य भूभाग से अगर आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका नाम आता है केप केमोरिन या कन्याकुमारी। तो मुख्य बिंदु से, मुख्य भूमि से पूछा जाए तो ऐसे सामान्य रूप से जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसका नाम इंदिरा कॉल है। भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है इसका नाम किबिथु या वालांगू है, या वालांगू है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है, वेस्टर्न पॉइंट है, इसका नाम गौरा माता आता है। ये किन किन राज्यों में स्थित है? तो इनके राज्यों की अगर स्थिति जाने तो भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है यह जम्मू कश्मीर में है। भारत का मुख्य भूमि से जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वह तमिलनाडु में है। और जो दक्षिणतम पॉइंट है यह अंडमान निकोबार में स्थित है। और जो सबसे पश्चिमतम पॉइंट है वह गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात किया जाए कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। और साथ ही साथ अगर भारत के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल आता है। तो ये आपके एक्सप्लेन रहे। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो सही आंसर होता है सी कि इंदिरा पॉइंट जो है वह भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो लोनावाला जो जल विद्युत संयंत्र है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है सी। अब जानते हैं यहाँ पर कि लोनावाला कैसा है। तो यहाँ पर जो जल विद्युत संयंत्र है तो यहाँ पे बांध बनाकर, ठीक है, बांध बनाकर टरबाइन की ब्लेड पर जल को गिराया जाता है, जिससे कि जल विद्युत उत्पन्न होता है। यह एक सस्ती और नगण्य प्रदूषण वाला एक प्रणाली है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? प्रथम जल विद्युत संयंत्र भारत में कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो साल 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र। अन्य जो अभी हाल ही में चर्चे में रहा तो एक अरुण है, अरुण 3 जो जल विद्युत संयंत्र चर्चे में रहा तो यह नेपाल में है। और एक आपका है ओंकारेश्वर। तो ओंकारेश्वर जो जल विद्युत संयंत्र है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये इसके अन्य फैक्ट रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोद्दा बेटा, अनाईमुदी, कालसू घाट है या जिंघाड़ा पीक है? तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि दक्षिण भारत की चोटी, तो पहले ही क्वेश्चन मैंने बताया था कि जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं यहाँ पर एक पर्वतीय घाट बनता है, जिसको हम लोग नीलगिरी के नाम से जानते हैं। और नीलगिरी का विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में है। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा
बेटा। दोड्डा बेट्टा जो है यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। इसकी टोटल हाइट जो है यह 2695 मीटर है। तो यह दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोड्डा बेटा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है यह जिंघाड़ा पीक है। ठीक है, यहाँ पे जिंघाड़ा पड़ा लिखा है, इसको जिंघाड़ा पीक के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंघाड़ा पड़ा या जिंघाड़ा पीक आता है। तो हालांकि यहाँ पूछा गया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो सही आंसर होता है आपका सी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है। अगला क्वेश्चन है कि कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में। तो कलोल पावर विद्युत परियोजना की बात की जाए तो यह एनटीपीसी की एक इकाई है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और इसकी स्थापना, एनटीपीसी की स्थापना साल 1975 में की गई थी। और कलोल पावर विद्युत परियोजना जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है आपका डी कि कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात राज्य में। यह इसको किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो एनटीपीसी के द्वारा संचालित किया जाता है। अब अन्य की अगर बात किया जाए तो काकरा पार का आप लोगों ने नाम सुना होगा, काकरा पार। तो काकरा पार भी कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। साथ ही साथ उकाई का नाम सुना होगा, उकाई, उकाई थर्मल पावर स्टेशन, ये भी आपके गुजरात राज्य में है। मथुरा तेल परिशोधनशाला के नाम सुना होगा, मथुरा तेल परिशोधनशाला जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और साथ ही साथ आप लोगों ने मुंबई हाई का नाम सुना होगा। तो मुंबई हाई जो तेल परिशोधन कार्यशाला है, जो है परियोजना है, यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में। तो तलचर जो कोयले की खान है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस घाटी में पाया जाता है, तो सबसे अधिक कोयला जो होता है वह दामोदर घाटी में पाया जाता है। कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला परतदार, परतदार को हम लोग अवसादी के नाम से जानते हैं, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। भारत में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो भारत में बिटुमिन, बिटुमिनस या बिटुमिन कहा जाता है। तो बिटुमिन प्रकार का कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कोयले को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कोयले को जो है काला हीरा भी कहा जाता है, कोयले को काला हीरा कहा जाता है। तो ये सारे इसके अन्य एक्सप्लेन रहे हैं। अगला निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, तो बाजरा, गेहूं, सरसों और जौ। तो गेहूं, जौ और सरसों जो है यह रबी की फसल है, और बाजरा जो है यह खरीफ की फसल है। तो इन सभी को हम देखते हैं कि खरीफ के फसल की बुआई कब होती है। तो खरीफ के फसल की जो होती है बुआई, खरीफ के फसल की बुआई जो होती है वह अक्टूबर जो होता है जून जुलाई में होता है। और कटाई जो होती है यह अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। और साथ ही साथ अगर रबी के फसल की बात की जाए तो रबी की फसल की जो बुआई होती है यह अक्टूबर नवंबर में होती है, और इसकी जो कटाई होती है वह मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है। और इसमें एक और फसल आता है जिसको हम लोग जायद के नाम से जानते हैं। तो जायद के फसल जो होते हैं मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं, मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं। और इनकी कटाई जो होती है, इनकी कटाई मई जून में कर ली जाती है। तो जायद के फसल की प्रमुख फसल कौन सी है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब जायद की हैं। खरीफ की फसल की मुख्य फसल कौन सी है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि खरीफ की मुख्य फसल कौन सी है, तो खरीफ की मुख्य फसल जो है वह धान है। और गेहूं की जो आपकी रबी की मुख्य फसल कौन सी है, तो गेहूं है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो सही आंसर होता है आपका ए कि बाजरा जो है वह खरीफ की फसल है।
अगला है कि स्वर्ण क्रांति संबंधित है बहुमूल्य खनिज से, दालों से, जूट से या बागवानी से। तो स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वह बागवानी से है, तो सही आंसर होता है डी। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा, जूट को जो होता है सुनहरा रेशा, इंग्लिश में गोल्डन फाइबर, फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, लेकिन स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। साथ ही साथ अगर आपसे रजत क्रांति पूछ ले तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध अनाजों से है, जिसमें खास करके धान और गेहूं के उत्पादों में वृद्धि हुई थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1966 से 67 के बीच में हुई थी। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ठीक है। इसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वह है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट या बाल घाट। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि पाल घाट जो दर्रा है वह नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। तो सही आंसर होता है ए। अब इनके थोड़ा सा एक्सप्लेन में देख लेते हैं हम लोग। तो एक्सप्लेन कुछ इस प्रकार से है कि पाल घाट दर्रा जो है पाल घाट जो दर्रा है यह कोयम्बटूर और कोच्चि को जोड़ता है, प्लस कोच्चि को जोड़ता है। थाल घाट जो दर्रा है, थाल घाट दर्रा नासिक और मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट जो दर्रा है यह मुंबई और पुणे को जोड़ता है। सेनकोट्टा जो गैप है, सेनकोट्टा गैप जो होता है वह त्रिवेंद्रम को मदुरै से जोड़ता है। तो ये आपके दक्षिण भारत के चार प्रमुख दर्रे हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ते हैं, या पश्चिमी घाट के बीच में जो पर्वत दर्रा है इससे हम दक्षिण भारत को जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख आपके दर्रे रहे। तो दोस्तों ये आपका तीसरा वीडियो रहा जीके जीएस का। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।